एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में एक और घटनापूर्ण छापेमारी पूरी करने के बाद जिन्बू और ली जूही एक शांत पार्क में इत्मीनान से टहलने का अवसर लेते हैं। जूही, एक बी रैंक हीलर, अपने विश्वास को स्वीकार करती है कि उसकी शर्मिंदगी अब एक शिकारी के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। हालांकि वह निचली रैंकिंग के छापों के लिए आभार व्यक्त करती है जिसके कारण उसकी जिन्बू से मुलाकात हुई। वह कई चोटों के बावजूद उसकी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करती है जिसे उसे ठीक करना पड़ा। जूही ने वह ई रैंक सार पत्थर लौटा दिया जो जिन्बू ने उसे आखिरी बार एक दूसरे से मिलने पर दिया था, और खुलासा किया कि उसने इसे कभी नहीं बेचा। वह एक शिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होने और घर लौटने का फैसला करती है और मुस्कुराहट के साथ विदा होते हुए जल्दी जिन्बू को फिर से देखने की आशा व्यक्त करती है। अकेले जिन्बू उस चेतावनी के बारे में सोचता है जो भी जिनचुल ने छापे के बाद उसे अपनी पिछली कालकोठरी घटना के संबंध में दी थी। बू ने उल्लेख किया कि एस रैंक शिकारी हुआंग डोंगसू शायद अपने भाई डुहांग डोंगसुक की मौत का बदला लेना चाहता है। उन्होंने सुझाव दिया कि छापे में जीवित बचे अन्य लोगों जिन्बू और जिन्हों को सतर्क रहना चाहिए, यहाँ तक कि देश छोड़ने पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि एस रैंक से निपटने के लिए कानून शक्तिहीन है। जिन्बू इसे मजबूत होने का एक और कारण मानता है, यह समझते हुए कि उन्हें अपने मौजूदा स्तर पर कोई मौका नहीं मिलेगा। बाद में जिन्बू और जिन्हों एक चमकते सी रैंक कालकोठरी गेट पर निचले क्रम के शिकारियों की अपनी अनूठी स्ट्राइक टीम से मिलते हैं, जिन्होंने विभिन्न कारणों के साथ 6 शिकारियों को चुना जो उन्हें नियमित रूप से काम करने से रोकते थे, जिसमें चोटों, अनुभवों की कमी या शराब जैसे व्यक्तिगत मुद्दे। सी रैंक गेट के लिए आवश्यक 8 शिकारी न्यूनतम को पूरा करना शामिल था। उनमें हान सोंग यी भी शामिल थी, एक नाबालिग को उस समय स्कूल छोड़ने के बावजूद उसकी जागृत स्थिति के कारण भाग लेने की अनुमति दी गई थी। वह जिन्बू की बहन जिना की भी दोस्त है। हालांकि उस समय जिन्बू अनजान है। सोंग यी को जिन्बू द्वारा बच्चा कहे जाने पर आपत्ति होती है, लेकिन वह तुरंत उसे उसकी जगह याद दिलाता है। उसकी ई रैंक स्थिति और छापे के अनुभव की कमी की ओर इशारा करता है। जिन्बू ने टीम को घोषणा की कि केवल वह और जिन्हों ही कालकोठरी में प्रवेश करेंगे, जिससे शिकारियों के बीच कुछ संदेह पैदा हो गया। केवल दिखाने के लिए प्रति छापे 3 मिलियन वॉन की आकर्षक पेशकश थी गई, जैसे कि जिन्होंने गैर प्रकटीकरण समझौते सहित अनुबंध के विवरण की व्याख्या की है। जिन्होंने कांग तासिक को हराने के बाद रूढ़ पत्थर से हासिल किए गए चुपके कौशल को फिर से हासिल किया। इसके बाद दोनों अकेले ही सी रैंक गेट की ओर बढ़ते हैं, जिसके बाद जिन्हों को अपने द्वारा पहने गए उच्च रैंक कवच के हास्यास्पद सेट को उतारने के लिए मजबूर करता है। हालांकि उन्हें कम से कम हेलमेट पहनने की अनुमति दी गई थी। स्ट्राइक टीम के बाकी सदस्य अपना भुगतान प्राप्त करने के बाद सशंकित और कुछ हद तक उपेक्षापूर्ण बताए गए अनुसार बाहर इंतजार कर रहे हैं। उनका आश्चर्य तब स्पष्ट होता है कि जब जिन्बू और जिन्हों केवल 1 घंटे बाद फिर से प्रकट होते हैं। टीम का प्रारंभिक विचार यह था कि वे भाग गए थे, लेकिन यह पता चला कि यह जोड़ी सी रैंक गेट के लिए औसत स्ट्राइक टीम द्वारा लिए गए सामान्य 2 घंटों की तुलना में जल्दी कालकोठरी को साफ करने में कामयाब रही। अपनी तीव्र सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने अगले गेट की ओर बढ़ने की योजना बनाई, जिसका लक्ष्य एक दिन में 3 कालकोठरियों से निपटना था, जिससे उनके साथी आश्चर्यचकित रह गए। निम्नलिखित कालकोठरी में जिन्बू तेजी से भूतों के लिए एक समूह को हरा देता है, जबकि जिन्हों पास के सभा में मैना क्रिस्टल एकत्रित करता है। जिन्बू ने गोबलिन बॉस को एक सिर काटने वाले स्लैश में हरा दिया। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वे लगातार जादुई जानवरों से भरी कालकोठरियों को साफ करते हैं और संसाधन इकट्ठा करते हैं। जिन्बू की शक्ति प्रत्येक बॉस को हराने के बाद साथ बढ़ती जाती है। उसका कौशल भी उसके बराबर होता जाता है। जिन्होंने स्टील्थ कौशल को पूर्ण प्रभाव में देखा है और इसकी प्रभावशीलता और जिन्बू की ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि से आश्चर्यचकित है। जिन्बू ने सांपों, बिच्छुओं और वेयरवुल्व्स द्वारा फंसाए गए कालकोठरी को सफलतापूर्वक साफ कर दिया। अंततः स्तर 40 बन गया। उसने पहली बार अपने डैश कौशल का स्तर बढ़ाया और नई क्षमताएं हासिल की। उन्नत डैगर वाइल्डिंग और घातक स्ट्राइक इन कौशलों का उपयोग करने के लिए अधिक मन की आवश्यकता को पहचानते हुए, क्योंकि वह सिस्टम शॉप से मन औषधि पर निर्भर रहा है, उसे अपनी बुद्धि को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। दानव राजा को के महल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार महसूस नहीं करने पर जिन्बू अपनी शक्ति का आकलन बी रैंक और ए रैंक के बीच करता है और ए रैंक शिकारी बू जिनचुल को एक बेंच मार्क के रूप में उपयोग करता है। फिर एक सिस्टम अलर्ट उसे सूचित करता है कि वह जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए पात्र है। व्हाइट टाइगर गिल्ड मुख्यालय में सी रैंक गिल्ड्स के अधिकारियों पर जिन्हों द्वारा 150 मिलियन वॉन की भारी राशि खर्च करने की खबर
प्रबंधक अहन सागमिन और उनके सहायक हून किचुल का ध्यान खींचती है। अहन को कुख्यात डबल डंगोन घटना से सुंग जिन्बू का नाम याद है और वह तुरंत विचलित हो जाता है। 3 खतरनाक स्थितियों डबल डंगोन, वांग डोंगसू की स्ट्राइक टीम और कांग ताइसिक के हमले से जिन्बू के बाल-बाल बचे होने को ध्यान में रखते हुए आहा को संदेश है कि जिन्बू दूसरी जागृति से गुजर चुका होगा। अधिक जानने के लिए उत्सुक आहा ने व्यक्तिगत रूप से एक द्वार पर जांच करने का निर्णय लिया। आहा और खिचुल सी रैंक गेट के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं और बेमिल के शिकारियों के एक समूह को बाहर पिकनिक की तरह आराम करते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हान सोंग ही आती है और उन्हें सूचित करती है कि क्षेत्र प्रतिबंधित है और वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वह एक शिकारी भी है। अहन ने निष्कर्ष निकाला कि जिन्वो अकेले काल कोठरी से निपट रहा है, जिससे उसे भर्ती करने से उसके संकल्प को और बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वह उनके लिए एक प्रमुख खोज होगी। दोनों ने जाने का फैसला लिया कि लेकिन जुनहो और जिन्बू गेट से बाहर निकले तो सावधानी से सुनने के लिए रुक गए। जिन्बू जॉब क्वेस्ट से निपटने के लिए एक दिन की छुट्टी का अनुरोध करता है, जिससे जिन्हो को दिन के अगले गेट पर जाने से पहले अपने आगामी गेट आरक्षण में देरी करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अन्यत्र गिल्ड मास्टर चुई जोंग इन को अपने साथी शिकारियों को आग में जलते हुए देखकर पीड़ा होती है। एक विशाल चींटी उसके ऊपर मंडरा रही होती है और वह असहाय होकर घुटनों के बल बैठ जाता है। खून से लथपथ एक शिकारी जिसका एक हाथ गायब था उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन उसे मार गिराया जाता है, जिससे कोई चौंक कर जाग जाती है, यह महसूस करते हुए कि यह असफल जेजू दू छापे का एक बार आने वाला दुष्स्वप्न है। वह हंटर्स गिल्ड मुख्यालय में अपनी डेस्क कुर्सी पर वास्तविकता में वापस आ जाता है। द्वीप के लिए टोही मिशन योजनाओं को पूरा करते हुए चोई ने खुद को मजबूत किया, यह जानते हुए कि कार्रवाई करने का समय करीब है। दिन के अंत में जिन्बू ने अपनी स्ट्राइक टीम को विदाई दी। इससे पहले अहन और खिचुल ने उनसे संपर्क किया, जिनका लक्ष्य उन्हें व्हाइट टाइगर गिल्ड में भर्ती कराना था। कॉपी के दौरान अहन कोरिया में सबसे अच्छे गिल्डों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का दावा करता है और जिन्बू को यूजिन कंस्ट्रक्शन ने जो वादा किया था उससे दोगुना ऑफर करता है। हालांकि जिन्बू का सौदा 30 बिलियन का है। अचंभित और बिना तैयारी के अहन ने इतनी राशि के लिए अनुमोदन की आवश्यकता का उल्लेख किया। जिन्बू अपना यूजिन अनुमोदन दिखाते हुए जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अहन को उसके अंदर घुसने के बारे में बताने के लिए रुक जाता है। उसका लहजा तेज और चेतावनी से भरा होता है, क्योंकि वह अहन के कंधे पर हाथ रखता है। अहन उसका सामना करने के लिए मुड़ता है, लेकिन जिन्बू गायब हो गया और अहन को एहसास होता है कि यह चुपके कौशल है और यही कारण है कि इतना मूल्यवान है। अगले अपने गाल पर कट महसूस करने के बाद अहन ने स्पष्ट किया कि वह सी रैंक गेट मुद्दे को देख रहा था, न कि खुद जिन्बू को, और घुसपैठ के लिए माफी मांगते हुए जिन्बू के कौशल को गुप्त रखने की कसम खाता है। जिन्बू फिर से प्रकट करता है, सभी गेट लेने के लिए माफी मांगता, प्रत्येक को 300 मिलियन बॉन्ड में 3 बेचने की पेशकश करता है। सदमे के बावजूद अहन को अपने संघ के नए सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए इन द्वारों की आवश्यकता महसूस होती है। अंततः वह कुल 600 मिलियन में 3 गेट खरीदने के लिए सहमत हो गया। जिन्बू अहन को अपना मुंह खोलने और अपनी आंखें बंद करने का निर्देश देता है, फिर एक स्वास्थ्य औषधि देता है जो कट को तुरंत ठीक कर देती है। जैसे ही जिन्बू चला जाता है, अहन सोचता है कि जिन्बू उससे भी बड़ी बात हो सकती है जितना उसने शुरू में सोचा था। अगले दिन व्हाइट टाइगर गिल्ड को एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया है। उनके अधिकार क्षेत्र में अन्य सी रैंक गेट बाजार में उपलब्ध थे, जिनकी कीमत जिन्बू को भुगतान की गई कीमत से 70 मिलियन सस्ती थी। इसके बाद जिन्बू का एक संदेश आता है, जिसमें यह सुझाव दिया जाता है कि वे चौकन्ना है। यह उस पर जासूसी करने का प्रतिशोध होने का संकेत देता है। हालांकि चालाकी से हारकर आहा को अब जिन्बू की संपर्क जानकारी मिलने से सांत्वना मिलती है। अंत में जिन्बू एक लाल ट्रक में खिड़कियों नीचे किए हुए राजमार्ग पर चल रहा है, उत्सुकता से अपनी नई नौकरी परिवर्तन की खोज की शुरुआत इंतजार कर रहा है। इसी के साथ एपिसोड 10 खत्म हो जाता है।